नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सिनिस्टर हॉन्टिंग चैनल पर, जहां हम आपको ले जाते हैं एक ऐसे सफर पर जहां हॉरर और थ्रिलर फिल्मों की कहानियों को हम हिंदी में समझते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जो आपको रात भर जगने पर मजबूर कर देगी। फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड अलायंस। फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड अलायंस एक ऐसी फिल्म है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या सच में हम अपनी किस्मत से बच सकते हैं। इस फिल्म की कहानी घूमती है उन लोगों के आसपास जो मौत को छलने की कोशिश करते हैं, लेकिन मौत उन्हें हर मोड़ पर ढूंढ ही लेती है। इस फिल्म के हर किरदार को एक एक करके मौत अपने तरीके से ढूंढती है। फिल्म में सस्पेंस और थ्रिल का ऐसा कॉम्बिनेशन है जो आपको सीट से उठने नहीं देगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत 1968 में होती है, जहां पर हमें एक कपल दिखाया जाता है जिनके नाम थे पॉल और आयरिस। आयरिस की आंखों पर पट्टी बंधी थी क्योंकि पॉल उसके लिए एक सरप्राइज प्लान किया था, और वो सरप्राइज होता है एक खूबसूरत रेस्टोरेंट टावर जो कि अभी अभी नया बना था और आज इसकी ओपनिंग सेरेमनी थी। पॉल न सिर्फ आयरिस को यह टावर दिखाने लाया था, बल्कि सेरेमनी में भी उसको लेकर जाने वाला था, जिससे आयरिस काफी खुश हो जाती है। लेकिन फिर अगले ही पल आयरिस को यह टावर देखकर न जाने क्यों एक अनजाना सा डर लग रहा था। एक तरह का पूर्वाभास हो रहा था, जैसे कुछ बहुत गलत होने वाला है। वो अपने आसपास सब बहुत ध्यान से नोटिस करने लगती है। वहीं पर एक बच्चा था जो कि फाउंटेन में से कॉइन चुरा रहा था। इस पर गार्ड उसे टोकता भी है और समझाता है कि फाउंटेन से कॉइन चुराना बैड लक माना जाता है। फिर बच्चा वहां से चला जाता है, लेकिन एक कॉइन तो वह चुरा ही लिया था। वहीं आयरिस जैसे जैसे टावर के नजदीक जा रही थी, एक अनजाना सा डर उसको सता रहा था। यहाँ तक कि उस बच्चे से भी उसको डर लग रहा था, पता नहीं क्यों। लिफ्ट के अंदर भी वो यह सोचकर डर रही थी कि लिफ्ट की कैपेसिटी 8 लोगों की है, जबकि लिफ्ट में इससे ज्यादा लोग घुसे हुए थे, तो कहीं लिफ्ट टूट ना जाए। फिर जैसे जैसे लिफ्ट ऊपर जा रही थी, नीचे देखकर वो और भी डर रही थी। खैर, ऊपर पहुंचकर पॉल नोटिस कर लेता है कि शायद आयरिस को हाइट से डर लग रहा है। पूछने पर आयरिस कहती है, इतना भी डर नहीं लग रहा क्योंकि तुम मेरे साथ हो, और एक गुलाब उसके पॉकेट में लगाने लगती है। इसी दौरान उसे कांटा लग जाता है और उंगली से खून निकल आता है। इसे भी आप एक तरह का नेगेटिव साइन कह सकते हो। खैर, तभी आयरिस का जी मचलाने लगता है तो वो वहां से जाने लगती है, और इसी दौरान डेथ अपनी पहली चाल चल देता है। एक आदमी शैंपेन की बोतल खोलता है, जिसकी कैप से झूमर का एक नुकीला टुकड़ा कांच के फर्श पर गिरकर उसमें दरार डाल देता है। ठीक उसी के ऊपर सब कूद कूद कर नाच रहे थे, जिससे चटकी हुई फर्श टूटकर सब नीचे गिर सकते थे। दूसरी तरफ आयरिस उल्टियां कर रही थी। हमें लगता है कि यह घबराहट के चलते हो रहा है, लेकिन वहां पर एक लेडी आयरिस को देखते ही भाव लेती है कि वह प्रेग्नेंट है और उससे पूछती है कौन सा महीना चल रहा है। आयरिस बताती है कि शायद 2 महीने, और यह बात वो पॉल को अभी नहीं बताई थी। खैर, तभी पॉल आकर आयरिस को बाहर लेकर जाता है और उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। आयरिस तुरंत उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और अपनी प्रेगनेंसी के बारे में भी बता देती है, जिससे पॉल और भी ज्यादा खुश हो जाता है। वहीं पर वो खुराफाती बच्चा भी खड़ा था जो फाउंटेन से कॉइन निकाल कर इसीलिए लाया था ताकि बाद में उसे ऊपर से नीचे गिराए, जस्ट फॉर फन। लेकिन कॉइन सीधा नीचे नहीं गिरता, बल्कि हवा के उल्टे बहाव से वापस टावर के अंदर जाकर फैन में अटक जाता है। घूमने के लिए फैन भी अपना फोर्स लगाता है और इसी चक्कर में उसका एक हिस्सा टूटकर गैस टैंक पर लगता है, जिससे गैस लीक होने लगता है। तो डेथ धीरे धीरे अपना सेटअप लगा रहा था। सीरीज में इसे डेथ डिस बोला जाता है। खैर, दूसरी तरफ पॉल और आयरिस भी खुशी में नाचने लगे थे और फर्श की दरार बड़ी होती जा रही थी। इसी बीच नाचते नाचते आयरिस अचानक से रुक जाती है और उसे कई बातें याद आने लगती हैं जो कि वह अब तक नोटिस की थी, लाइक तवे से आखिर लपटों का निकलना, बर्फ का चटकना और लिफ्ट में नीचे वाला बटन। लेकिन जब तक वो कुछ समझ पाती, फर्स्ट टूट जाती है और उस पर खड़े लोग सैकड़ों फीट नीचे गिरकर मारे जाते हैं। आयरिस कांच वाले एरिया से बाहर थी, इसलिए वह बच जाती है, लेकिन पॉल कांच का टुकड़ा पकड़कर लटक जाता है। उसकी मदद के लिए आयरिस अपना हाथ भी बढ़ाती है, लेकिन इतने में कांच टूट जाता है और आयरिस के सामने ही पॉल नीचे गिर जाता है, वह भी गंदी तरह से इधर उधर टकराते हुए। अब इस हादसे से बाकी सब पैनिक कर जाते हैं और वहां पर अफरा तफरी का माहौल छा जाता है। इसी दौरान शेव महाशय को धक्का लगता है, जिससे आग की लपटों वाला पैन एक लेडी को जला देता है। जलन के मारे छटपटाकर वो लेडी इधर उधर भागने लगती है और इसी दौरान वो उसी जगह पर चली
जाती है जहाँ से गैस लीक कर रही थी और ये गैस हाईली कंस्टेबल थी। उसके कांटेक्ट में आते ही आग और भड़क जाती है और ब्लास्ट हो जाता है जिसमें कि आधे लोग जलकर राख हो जाते हैं। इसी बीच आधी बिल्डिंग में डैमेज हो जाती है और अब पूरा स्ट्रक्चर कभी भी गिर सकता था। धमाके के साथ वह कॉइन भी बाहर आ गया था और इस कॉइन पर आप ध्यान रखना कि यह क्या क्या करता है। खैर, इधर आयरिस और बाकी बचे लोग लिफ्ट की तरफ भागते हैं लेकिन स्ट्रक्चर हर जगह से टूट रहा था तो कुछ लोग तो उसी में समा जाते हैं। बाकी बचे लोग लिफ्ट में किसी तरह घुसते हैं लेकिन एक साथ इतने लोग लिफ्ट में घुस जाते हैं कि लिफ्ट ही टूट जाती है और एक बंदा जो लिफ्ट में घुस भी नहीं पाया था, दरवाजे में ही फंसा था, वह तो तरबूज की तरह ही क्रश हो जाता है। फिर राइट साइड का स्ट्रक्चर बाकी बचे लोगों को लेकर लटक जाता है जिन्हें अनजान तक पहुंचाने का काम वही कॉइन करता है। हवा से यह कॉइन पियानो पर जाकर गिरता है जो कि पहले से ही गिरने के लिए रेडी था और इतना सा ही इसके लिए काफी होता है। अब पियानो फुल स्पीड से स्लाइड करता हुआ पहले एक लेडी को पिचकाता है और कांच तोड़ता हुआ सबको अपने साथ ले गिरता है। इतने में वही खुराफाती बच्चा लिफ्ट में से किसी तरह नीचे आ गया था लेकिन तभी पियानो उसी के ऊपर गिरकर उसे भी खत्म कर देता है और इसी के साथ वो कॉइन वापस फाउंटेन में आकर गिरता है। ऊपर आ रही सिर्फ अकेले सर्वाइवर दिखाई दे रही थी लेकिन तभी वो एक छोटे बच्चे को वहां पर फंसा हुआ देखती है और ये बच्चा उसी लेडी का था जो आयरिस की प्रेगनेंसी गेस की थी। आयरिस उस बच्चे को बचाने की कोशिश करती है लेकिन तभी पूरा स्ट्रक्चर ही कोलैप्स कर जाता है लेकिन स्टिल आयरिस बच्चे के साथ अभी भी कोने से लटकी हुई थी उसकी रिंग की वजह से और वो रिंग छोटी थी जिसे आयरिस जबरदस्ती अपनी उंगली में फंसाई थी इसलिए रिंग तो नहीं निकलती, उसकी उंगली की खाल ही खींच कर निकल जाती है जिससे दोनों भी नीचे गिरकर मारे जाते हैं। तो इसीलिए आयरिस को हाइट से, टावर से, बच्चे से और लिफ्ट से डर लग रहा था क्योंकि यह सब इस भयानक घटना से जुड़ी थी। इस हादसे से पहले रेडियो में गाना ही प्ले हो रहा था जिसका टाइटल है रिंग ऑफ फायर जो कि इस इमेज से कनेक्ट करता है। हमने यह भी देखा कि कैसे अब्राहम लिंकन वाले कॉइन ने हादसे में कितनी बड़ी भूमिका निभाई है। एक तरह से आप इसे अब्राहम लिंकन के पूर्वाभास यानी कि प्रीमोनिशन से भी जोड़कर देख सकते हैं जो कि काफी फेमस है। असैसिनेशन में उनकी मौत होने वाली है यह उन्होंने सपने में ही देख लिया था और शॉकिंगली बिल्कुल सपने की तरह उनकी मौत हुई थी लेकिन फाइनल डेस्टिनेशन में कैरेक्टर प्रीमोनिशन देखकर अपनी और बाकी लोगों की मौत को टाल देता है यानी आयरिस पक्का जिंदा होगी और यह हादसा आयरिस का प्रीमोनिशन है लेकिन समहाउ करंट टाइम में उसका यह प्रीमोनिशन उसके नातिन देख रही है वो भी सपने में और इसका नाम है स्टेफनी। 2 महीनों से लगातार वो इस हादसे को अपने सपने में देख रही है जिससे वो बहुत ही ज्यादा परेशान है। वो ठीक से पढ़ाई भी नहीं कर पा रही और अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसकी लाइफ, उसका स्कूल सब खराब हो जाएगा। यानी स्टेफनी को इन सपनों का कुछ तो करना पड़ेगा। तो स्टेफनी को नहीं पता कि सपने वाली लेडी उसकी नानी है लेकिन इतना पता था कि आयरिस उसकी नानी का नाम है जिससे कि उसे यही समझ आता है कि सपनों के बारे में उसे अपनी नानी से जाकर बात करनी चाहिए लेकिन कैसे, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि नानी है कहाँ। इसलिए पहले वो स्कूल से छुट्टी लेकर अपने घर जाती है जहाँ पर हम उसके डैड और उसके भाई चार्ली को देखते हैं। रही बात आयरिस की मॉम डार्लिन की तो बहुत पहले घर छोड़ दी है, वो अलग रहती है और आयरिस के बारे में उसी को पता होगा क्योंकि वो उसकी माँ है। तो स्टेफनी अपनी मॉम का पुराना बॉक्स ढूंढ रही थी कि शायद उसमें कुछ मिल जाए लेकिन उसके डैड बोलते हैं कि उसकी मॉम से जुड़ी कोई भी सामान अब इस घर में नहीं है। तभी स्टेफनी को पता चलता है कि चार्ली अपने मामा के घर जा रहा था तो वह भी उसके साथ ही चल देती है जहाँ पर वो अपने मामा मी और अपने 3 कजिन से मिलती है जिनके नाम थे एरिक, बॉबी और जूलिया। एरिक की टैटू और पियर्सिंग की दुकान थी और वह बॉडी पर हर जगह पीसिंग करवाए है। बॉबी नरम दिल का है और उसे कछुए पालने का शौक है और जूलिया टॉम बॉयज टाइप की है। खैर, स्टेफनी सीधा अपने मामा हावर्ड से अपनी नानी आयरिस के बारे में पूछती है जिस पर हावर्ड का कहना था, भले वो मेरी माँ और तुम्हारी नानी है लेकिन वो एक पागल लेडी है, हम सब तो उससे दूर ही रहना पसंद करते हैं और तुम्हें भी उससे दूर ही रहना चाहिए, इसी में तुम्हारी भलाई है। इसके बाद उसके मामा घास काटने चले जाते हैं, बाकी भाई बहन कछुए के साथ खेलने चले जाते हैं और अब स्टेफनी को सिर्फ अपनी मामी से उम्मीद थी। मामी पहले तो मना कर देती है, मामा गुस्सा होंगे, लेकिन स्टेफनी के इतना रिक्वेस्ट करने पर वो बता ही देती है कि उसकी माँ का बॉक्स कहाँ रखा है। फिर उसी बॉक्स से स्टेफनी को अपनी नाना नानी की फोटो मिल जाती है जिसे देखकर वो तो शॉक बह जाती है क्योंकि बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही वो इन्हें सपने में देखी थी। बॉक्स से आयरिस का करंट एड्रेस भी मिल जाता है और बस फिर क्या था, स्टेफनी तुरंत उस एड्रेस पर पहुंच जाती है जो कि एक कैबिन इन वुड्स था जहां पर आयरिस ने डेथ से बचने के लिए खुद को पूरी तरह आइसोलेट कर रखा था। ना ही वह
यहाँ से कभी निकलती थी और ना ही किसी को यहाँ आने देती थी। उधर स्टेफनी को भी यहाँ से भगाने लगती है, लेकिन जब स्टेफनी बताती है मैं आपकी नातिन हूँ, तब आयरिस उसको अलग कर देती है, लेकिन अपने जेब से सारा सामान खाली करके सामने वाले बॉक्स में जमा करने के लिए कहती है। स्टेफनी को अजीब लगता है, कहती है नानी आपको मुझसे कोई खतरा नहीं। तो आयरिस कहती है वह तुम नहीं हो जिससे मैं डर रही हूँ, और फिर उसके लिए केक खोल देती है। इसके बाद स्टेफनी अंदर चली जाती है, लेकिन कैबिन में घुसते वक्त वो डोर झटके से बंद कर देती है, जिससे वहाँ पर टंगा सिलेंडर नीचे गिर जाता है, जो कि अब डेथ के डिजाइन में काम आएगा, और वो कैसे ही हम आगे देखेंगे। खैर यहाँ पर स्टेफनी को देखकर आयरिस बहुत खुश हो जाती है और कहती है और बताओ तुम्हारी मम्मी कैसी है। स्टेफनी बताती है नहीं पता, वो तो 10 साल पहले ही मुझे छोड़कर चली गई थी। ये जानकर आयरिस को थोड़ा दुख होता है। फिर वो पूछती है अच्छा यह बताओ तुम यहाँ कैसे आई, क्या तुम मेरे लेटर्स देखकर यहाँ पर आई हो। स्टेफनी बताती है नहीं, मैंने आपको अपने सपने में देखा है, और सपने वाला पूरा सीन बता देती है। तब आयरिस उसको बताती है ये मेरा प्रेमोनिशन है जो तुम्हें सपने के रूप में दिखाई दे रहा है। जिसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ आयरिस ने यह प्रेमोनिशन तब देखा था जब पॉल उसको प्रपोज नहीं किया था। पहले तो उसे कोई सपना लगा, लेकिन जब वह देखी कि पॉल रियल में उसको प्रपोज कर रहा है, तब उसे समझ आया कि यह सपना नहीं बल्कि भविष्य में होने वाली कोई घटना है जिसे वह पहले ही देख ली है। अब सबसे पहले तो उस लड़के पर झपट्टा मारकर उसे कॉइन छीनती है, जिससे कि ब्लास्ट वाला प्रोग्राम टेकर होने वाला था, लेकिन अब नहीं होगा। फिर आग सुलगते तवे पर ढक्कन रख देती है और एंड में माइक में जाकर सबको वार्न कर देती है यहाँ बहुत बड़ा हादसा होने वाला है, पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो जाएगी, जिससे समय रहते सब सेफली बिल्डिंग से बाहर आ गए, और इस तरह वो अपनी और अपने साथ सैकड़ों लोगों की मौत को टाल दी थी। ये सुनकर स्टेफनी तो खुश हो रही थी, वाह नानी आपने इतनी बड़ी तबाही होने से रोक दी। आयरिस कहती है वह सब तो ठीक है, लेकिन डेथ को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई उसके काम के बीच में आए या उसका प्लान खराब करे। उसने बाद में एक एक करके उन सबको मार दिया जो भी उस होने वाले डिजास्टर से बच गए थे, यहाँ तक कि पॉल को भी डेथ ने मार दिया है। लेकिन आयरिस डेथ के प्लान को सालों से स्टडी कर रही है और अपनी सतर्कता के चलते वह अब तक मौत से बची हुई है, और इसलिए 20 साल से वह कैबिन से बाहर ही नहीं निकलती, क्योंकि बाहर तो डेथ के पास लाखों तरीके हैं एक्सीडेंट करवा कर मारने के, लेकिन मौत से कोई कितना बच सकता है। उसने यहाँ बैठे बैठे मुझे कैंसर दे दिया है, और इस बात को 2 महीने हो गए। स्टेफनी कहती है 2 महीने से ही तो मुझे सपने आ रहे हैं। आयरिस का कहना था तुम भी मेरे साथ यहीं रहो, बाहर मत जाओ, वहाँ बहुत खतरा है। लेकिन स्टेफनी कहती है ये आप क्या कह रही हैं, यहाँ मैं कैसे रह सकती हूँ, मुझे तो स्कूल जाना है। आयरिस कहती है तुम समझ क्यों नहीं रही, तुम्हारी जान को खतरा है, तुम ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहोगी। इनफैक्ट हमारी पूरी फैमिली को खतरा है, डेथ सबको मार देगा। लेकिन स्टेफनी को आयरिस की बातें बचकाने लगती है। वो सोचती है सब ठीक ही कहते थे कि नानी पागल है, बल्कि मैं ही पागल हूँ जो यहाँ आ गई। वो यहाँ से जाने लगती है। आयरिस कहती है अच्छा मेरी रिसर्च बुक तो ले जाओ, ये तुम्हें गाइड करेगी डेथ से बचने में। लेकिन स्टेफनी आयरिस की एक नहीं सुनती और वहाँ से जाने लगती है। अब आयरिस के दिमाग में एक बात हिट कर जाती है, ज्यादा दिनों तक तो वो वैसे भी जीने नहीं वाली। अब वो सिर्फ अपनी फैमिली के बारे में सोच रही थी। उसने अपने आसपास की चीजें देखकर यह भी जान लिया था कि डेथ ने उसे मारने का डिजाइन भी सेट कर दिया है। इसके बावजूद वो बाहर चली जाती है स्टेफनी को लाइव डेमो दिखाने के लिए। उसके सामने जाकर खड़ी होकर कहती है अब अपनी आंखों से देखो कि मौत कैसे मारती है। तब हवा से वेदर वैन नीचे ही गिरकर सिलेंडर से टकराता है। सिलेंडर की गैस पूरे फोर्स के साथ वेदर वैन को आयरिस की तरफ पुश कर देता है, जो कि अगले ही पल आयरिस के सर के पीछे से होता हुआ उसके चेहरे को फाड़कर बाहर निकलता है, और इस तरह आयरिस की एक भयानक मौत हो जाती है और स्टेफनी उसके खून में नहा जाती, और तब जाकर उसे अपनी नानी की बात पर यकीन आता है। देन इसके बाद हमें आयरिस का फ्यूनल दिखाया जाता है, जहां स्टेफनी काफी ट्रॉमेटाइज लग रही थी। वह बाकी सबको आयरिस की भयानक मौत के बारे में बताने की कोशिश भी करती है, लेकिन उसकी बात पर कोई ज्यादा ध्यान ही नहीं देता, क्योंकि वो लोग आयरिस के बारे में कोई बात करना ही नहीं चाहते थे। और तभी डार्लिन भी वहाँ पर आती है, जो कि सालों बाद अपनी फैमिली को मुंह दिखाई थी। स्टेफनी तो अपनी माँ से नाराज थी, तो वह वहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रुकती और सीधा अपने घर चली जाती है। लेकिन हावर्ड अपनी बहन डार्लिन का अच्छे से वेलकम करता है, और इन सब के बाद सब लोग नॉर्मल हो जाते हैं और फिर से चिल मारने लगते हैं। हावर्ड का यहाँ पर कहना था मेरी माँ अपनी पूरी लाइफ डर के साए में अकेले काट दी, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम जब तक जिंदा है साथ रहेंगे और जिंदगी खुल के एंजॉय करेंगे, और इसीलिए
अपनी फैमिली गेट टुगेदर के नाम पर। पूरी फैमिली साथ में एंजॉय कर रहे होते हैं, इस बात से बिल्कुल अनजान कि डेथ सबके पीछे है। बस एक गलती से मिस्टेक हुई और मौत अपना काम करके निकल जाएगी। शुरुआत बॉबी से होती है, जिससे गलती से कांच का गिलास टूट जाता है और कांच का टूटना तो वैसे ही अपशकुन माना जाता है। और इस फिल्म की कहानी के अकॉर्डिंग तो यह बहुत ही बड़े वाला अपशकुन हुआ, क्योंकि पूरे इवेंट का कनेक्शन ही कांच टूटने से है। खैर, वो भी कांच को साफ तो कर देता है, लेकिन कांच का एक टुकड़ा बर्फ में जाकर मिक्स हो जाता है और फिर बर्फ के साथ कांच भी किसी की ड्रिंक में चला जाता है। दूसरी तरफ स्टेफनी अकेली घर पर आयरस की रिसर्च को स्टडी कर रही थी, जिससे उसे डेथ के रूल और उसके तरीकों के बारे में काफी कुछ पता चलता है। लाइक हर अटैक से पहले वो कोई साइन जरूर देता है। तब यहाँ पर फोटो फ्रेम टूट जाता है और ये देखकर स्टेफनी को समझते देर नहीं लगती है, ये मौत का इशारा है, यानी उसकी फैमिली में कोई मरने वाला है। बस फिर क्या था, स्टेफनी बिल्कुल भी देर न करते हुए तुरंत वहाँ से निकल जाती है। इधर ड्रिंक पीते ही जूलिया को कुछ हो जाता है, वह चौंक करने लगती है। हम व्यूवर्स को तो यही लगता है कांच इसी के गले में फंस गया और अब यह बेचारी मारी जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। उसके मुंह में कोई कीड़ा चला गया था जो कि निकल आता है और वो ड्रिंक भी फेंक देती है। कांच वाला ग्लास असल में स्टेफनी के डैड के पास था, जो कि हल्का सा शिप मार के ग्लास वहीं पर रख देते हैं। दूसरी तरफ एरिक और बॉबी ट्रेम्पोलिन पर कूद रहे थे, जिसके ठीक नीचे एक रेक रखा हुआ था। बस टेम्पोलिन के फटने भर की देर थी, जो कि कभी भी फट सकता था, लेकिन सही टाइम पर डार्लिंग की उस पर नजर पड़ जाती है। वो उसे तुरंत वहाँ से हटाकर दूसरी जगह ले जाकर रख देती है। हमें दिखाया जाता है कि डेथ बार बार फेल हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, उसका प्लान कुछ और ही है। तभी मामी गलती से बोतल गिरा देती है, जिससे लगकर मशीन ऑन हो जाती है। फिर उसे पाइप में हरकत होने लगती है, जिससे वही रेक कभी भी गिर सकता था। इतने में स्टेफनी भी वहाँ पहुँच जाती है, जो आसपास नजर घुमाकर डेथ के प्लान को समझने की कोशिश करने लगती है कि तभी ट्रेम्पोलियन फट जाता है, जिससे जूलिया का ध्यान भटकता है और गलती से उससे वही कांच वाला ग्लास गिर जाता है। कांच का ऑटो टुकड़ा हावर्ड के ठीक पैर के नीचे था, जिससे अनजान हावर्ड उस पर पैर रख देता है। कांच उसके पैर में घुसते ही वह दर्द के मारे कूदने लगता है और तभी रेक नीचे गिरकर घास काटने वाली गाड़ी को ऑन कर देती है और गाड़ी सीधा हावर्ड की तरफ चल पड़ती है। इतने में हावर्ड भी गिर पड़ता है और घास गाड़ी में उसका फेस आने की वजह से उसी में क्रस्ट होकर हावर्ड खत्म हो जाता है। आयरिस की मौत से तो किसी को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन हावर्ड की मौत के साथ पूरा परिवार सदमे में चला जाता है। वह स्टेफनी सबको यह समझाने में लगी थी कि हावर्ड की मौत कोई नॉर्मल इंसिडेंट नहीं था, ये डेथ का बदला था और हमारी पूरी फैमिली पर डेथ का कर्ज लगा है। पूरी बात यह है कि पहले टावर वाले हादसे में सैकड़ों लोगों को मरना था, यही सबका फेट था, जिसे आयरिस अपने प्रेमोनिशन में देखी थी। लेकिन आयरिस ने इस हादसे को रोककर न ही सिर्फ खुद को बल्कि सबके फेट को बदल दिया और डेथ का काम भी खराब कर दिया, जो कि डेथ को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और फिर जब सब बच ही गए तो फिर उनके बच्चे हुए, फिर बच्चों के बच्चे हुए, जिन्हें असल में पैदा ही नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उनके एंसेस्टर को तो पहले ही मर जाना था। सो डेथ की नजरों में ये सब धरती पर बोझ टाइप से है, इन्हें यहाँ होना ही नहीं चाहिए था, इसीलिए पूरी ब्लड लाइन को ही खत्म करेगा, वो भी प्रॉपर ऑर्डर के साथ, जैसे पहले सबको मरना था। लास्ट में आयरिस और वो बच्चा बचा था, इसलिए सबको मारने के बाद पहले उसे आयरिस को मारना था, जिसे वो मार चुका है, और फिर उसकी फैमिली ट्री को डेथ के रूल के अकॉर्डिंग जो पहले आया वो पहले जाएगा। इसलिए आयरिस के बाद उसने हावर्ड को निपटाया। फिर बड़े बेटे एरिक का नंबर है, फिर जूलिया का, और फिर छोटे बेटे बॉबी का। इसके बाद हावर्ड की छोटी बहन डार्लिंग की बारी आएगी और फिर उसके दोनों बच्चों की बारी आएगी। स्टेफनी बड़ी है तो पहले वो जाएगी, फिर चार्ली जाएगा। स्टेफनी के डैड और उसकी मामी इस ब्लड लाइन का हिस्सा नहीं है, इसलिए वह कर से सेफ है। उन्हें जब मरना होगा तब वह मरेंगे, लेकिन फिलहाल तो नहीं। पहले डेथ उनको मारेगा, जिसका नाम उसकी लिस्ट में पहले लिखा है। जब तक आयरिस जिंदा थी फैमिली भी सेफ थी, लेकिन उसके मरते ही अब मौत का सिलसिला चालू हो चुका है और इस तरह अब अगला नंबर एरिक का है। लेकिन स्टेफनी की थ्योरी सबके ऊपर से चली जाती है। क्या बोले जा रही है, लगता है आयरिस की तरह यह भी पागल हो गई है। डार्लिन तो आयरिस को समझाने लगती है, बेटा तुम्हारी नानी ने अपने अंधविश्वास के चक्कर में अपनी लाइफ खराब कर ली, मेरी लाइफ तक को अफेक्ट किया। अब तुम इन चक्करों में पड़कर अपनी लाइफ खराब मत करो, वह सब बस सपने हैं, भूल जाओ। जिस पर स्टेफनी कहती है, आप तो रहने दीजिए, जब मुझे माँ की जरूरत थी तब तो आप थी नहीं, और अब माँ बनकर मुझे एडवाइस दे रही है, मुझे नहीं चाहिए। इसके बाद हम एरिक को देखते हैं जो कि अपने शॉप में होता है और स्टेफनी को उसकी चिंता हो रही थी। वो बार बार उसको मैसेज कर रही
थी ठीक हो, वगैरह वगैरह। वैसे एरिक अपने डैड को खोने से काफी दुखी था। वो उन्हें याद करते हुए सैड सॉन्ग सुन रहा था और डैड के नाम का टैटू बना रहा था। तभी स्पीकर के तेज साउंड से वहाँ पतले वतले गिरने लगते हैं, जिनसे टकराकर ग्लास का जार टूट कर गिर जाता है। और ग्लास का टूटने का इस फिल्म में क्या मतलब है, यह तो आप जानते ही हैं। एरिक उठकर उन टुकड़ों को हटाने जाता है, जिस दौरान वो अनजाने में ज्वलनशील लिक्विड का डब्बा गिरा देता है। तभी पंखे से लगी चेन टूटकर उसकी नाक वाली चेन से लग जाती है, जिसके बाद एरिक अपनी नाक से लटक जाता है। इसी बीच उसके पैर से लैंप गिरकर टूट जाता है, जिससे वहां पर आग लग जाती है। फिर लास्ट में एरिक के वेट से पंखा टूट जाता है और फिर वह सीधा आग पर गिरता है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगली सुबह स्टेफनी को एरिक की बहुत चिंता होने लगती है, क्योंकि एक तो वो घर नहीं लौटा था और ऊपर से उसका फोन भी बंद आ रहा था। वो चार्ली के साथ उसकी शॉप की तरफ जाने लगती है कि तभी रास्ते में शॉकिंगली उन्हें एरिक मिल जाता है। वो बताता है कल रात शॉप में आग लग गई थी, लेकिन वो लेदर जैकेट पहना था, इसलिए आग से बच गया। ये बोलकर वो खुश होने लगता है कि तभी एक ट्रक जस्ट उसके बगल से निकल जाता है और अब एरिक सोचने लगता है कल रात मौत उसे छू कर निकल गई और अभी साइड से ही निकल गई, जबकि चाहे तो वो मार सकती थी। वो स्टेफनी को बताता है ये प्रूफ है कि तुम्हारी थ्योरी सब फालतू है, मैं अभी नहीं मरने वाला, और फुल चढ़ में घूमने लगता है। और स्टेफनी बेचारी बार बार उसको सतर्क और सावधान रहने को कह रही थी। मौत तो मजाक कर सकती है, लेकिन हम मौत के साथ मजाक नहीं कर सकते, कभी भी किधर से भी आ सकती, और इसीलिए वो उसे हर तरफ से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करने लगती है। दो बच्चे वहाँ पर फुटबॉल खेल रहे थे, वहाँ से भी वह उसे हटा देती है, जिस पर चार्ली को आश्चर्य होता है कि वह फुटबॉल से कैसे मर सकता है। तभी वहाँ पर एक गार्बेज ट्रक आता है। स्टेफनी उससे भी एरिक को दूर रहने को कहती है, जिस पर एरिक फिर ट्रक को ही किस करने लगता है और उसे चिढ़ाता है ये ट्रक मेरा क्या बिगाड़ लेगा, और वाकई में एरिक को कुछ नहीं होता और ट्रक आगे चल देता है। इसी बीच जूलिया जॉगिंग करती हुई वहाँ से गुजरती है। तभी फुटबॉल उसको लगती है, जिससे वह ट्रैश कैन में गिरती है। फिर गार्बेज ट्रक ऑटोमेटिकली उसे उठा लेता है और ट्रक वाला वहाँ से चल भी पड़ता है। यह देखकर तीनों तुरंत ट्रक वाले के पीछे भागते हैं और उसे ट्रक रोकने के लिए कहने लगते हैं, लेकिन ड्राइवर तो टिंडर चलाने में बिजी था, वो ध्यान ही नहीं देता। तब मौत पर खेलकर स्टेफनी चलती ट्रक में चढ़ जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो जूलिया को वहाँ से निकाल पाती, सैडली जूलिया वहीं पर क्रश होकर मारी जाती है। अब इस घटना के बाद तो सबको मानना ही पड़ता है कि डेथ का कर्स रियल है। सभी स्टेफनी से अपने पिछले बर्ताव के लिए उससे माफी मांगते हैं। हमें तुम्हारी बात पर ध्यान देना चाहिए था, नहीं तो जूलिया ऐसे ही नहीं मरती। लेकिन स्टेफनी इसमें भी खुद को ब्लेम कर रही थी। मैंने ही गलत ऑर्डर प्रेडिक्ट किया, मरना जूलिया को था और मेरा ध्यान एरिक पर था, ये मेरी गलती है। लेकिन तभी उसकी मामी बहुत ही शॉकिंग बात रिवील करती है। एरिक असल में हार्वर्ड का बायोलॉजिकल सन है ही नहीं, उसका इसी जेरी नाम के आदमी के साथ भी अफेयर था और एरिक उसी का बेटा है। इसीलिए मौत उसे स्किप करके जूलिया को ले गई और अब अगला नंबर बॉबी का है। यह जानकर बॉबी बहुत डर जाता है और स्टेफनी से कहता है बहन मुझे बचा ले। पहले तो स्टेफनी को भी कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे, लेकिन फिर बुक से जेवी नाम के आदमी का पता चलता है जो शायद इनको डेथ से बचा सकता है, क्योंकि पहले वह 2 लोगों को इस घर से निकाल चुका है। डार्लिन बताती है आयरिस अपने लेटर्स में जेवी नाम के आदमी का कई बार जिक्र की है, वो उनका फ्रेंड है और होप रिवर हॉस्पिटल में काम करता है। बस फिर क्या था, सब हॉस्पिटल जाकर तुरंत जेबी से मिलते हैं और सबसे पहले वह उससे यह पूछते हैं वह आयरिस को कैसे जानता है। तब जेबी उसको बताता है आयरिस के प्रेमिनेशन में लास्ट में जो बच्चा आयरिस के साथ था वो जेबी ही है। आयरिस ने सबके साथ उसका फेट भी बदल दिया था, इसलिए वो आज जिंदा है। आयरिस अपनी थ्योरीज जेवी के साथ भी शेयर करती थी, इसलिए जेवी को डेथ को चीट करने के तरीके पता थे और इसीलिए पुराने पार्ट्स में लोगों की हेल्प करता था। इनफैक्ट 2 लोग तो उसकी टिप्स इस कर से फ्री भी हो चुके हैं और अब चैन से अपनी लाइफ काट रहे हैं। यह भी उन्हें बताता है डेथ को चीट करने के 2 ही तरीके, उसे पता है न्यू डेथ या न्यू लाइफ। अब या तो किसी और को मार दो, फिर उनकी बची हुई लाइफ तुम्हें मिल जाएगी, यानी कि उसकी उम्र तुम्हें लग जाएगी और डेथ की करंट लिस्ट से तुम्हारा नाम हट जाएगा। और न्यू लाइफ का मतलब है कि सेम लाइफ में मरकर दोबारा जिंदा होना, फिर डेथ लंबे समय के लिए तुमसे दूर ही रहेगा। वह बताता है कि ब्रिली नाम की लड़की ऐसे ही कर से बाहर निकली थी, वह पानी में डूबकर मर गई थी, लेकिन डॉक्टर ने CPR देकर फिर से उसे जिंदा कर दिया और इस तरह उसे न्यू लाइफ मिली और डेथ की लिस्ट से अभी के लिए उसका नाम हट गया। अब पहले वाले आइडिया तो उन्हें सही नहीं लगता, क्योंकि बॉबी किसी का मर्डर नहीं कर सकता है और दूसरे तरीके में सक्सेस रेट बहुत कम है। शायद किम्बरली ज्यादा लकी थी
थी। लेकिन क्या बॉबी भी उतना लकी है? स्टेफनी तो अब होप ही खो थी कि अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन एरिक बॉबी से कहता है उन्हें एटलीस्ट दूसरा रास्ता ट्राई करके तो देखना ही चाहिए, और उसे अपने साथ ले जाता है। अब बॉबी को पीनट से एलर्जी थी, तो प्लान यह था पहले बॉबी पीनट वाला प्रोडक्ट खाकर ऑलमोस्ट मर जाएगा, लेकिन एरिक तुरंत उसे दवाई देकर वापस ले आएगा। बस फिर क्या था, दोनों वेंडिंग मशीन से पीनट बटर वाली कैंडी निकालने लगते हैं। तभी हमें वार्निंग साइन का क्लोज अप शॉट दिखाया जाता है, यानी कि अगला एक्सीडेंट इस मशीन से रिलेटेड हो सकता है। तभी मशीन में अचानक गड़बड़ भी हो जाती है। कैंडी बीच में ही अटक गई थी और बाहर नहीं आ रही थी। फ्रस्ट्रेशन में आकर एरिक मशीन पर पंच मारने लगता है, जिससे ग्लास भी चटक जाता है। फिर से एक नेगेटिव साइन, लेकिन एरिक का ध्यान तो कैंडी निकालने में था। एरी तो कैंडी के पीछे बावला सा हो गया था। कैंडी बाहर गिराने के लिए वह पीछे जाकर मशीन टिल्ट करने लगता है, वार्निंग साइन को साफ इग्नोर करते हुए, और सामने से बॉबी मशीन को पकड़े हुए था, जो कभी भी उस पर गिर सकती थी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता और फाइनली वो कैंडी निकालने में सफल हो जाते हैं। इसके बाद एरिक बॉबी को एमआरए वाले रूम में ले जाकर छुपा देता है, क्योंकि बाहर स्टेफनी और बाकी सब उसको ढूंढ रहे थे। इसी दौरान एक्सीडेंटली एमआरए मशीन स्टार्ट हो जाती है, जिसमें कि हाई पावर मैग्नेट लगा होता है। धीरे धीरे मैग्नेट की पावर भी बढ़ने लगती है और दोनों इससे अनजान क्या बातें कर रहे थे। बॉबी कहता है, भाई अगर प्लान काम नहीं किया तो मेरे कछुए का ध्यान रखना। एरी कहता है, अरे भाई उसका ध्यान तू ही रखेगा, क्योंकि प्लान काम करेगा और तू जिएगा। और फिर इसी होप के साथ बॉबी कैंडी खा लेता है। पहले तो कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ टाइम बाद ही एलर्जिक रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, जो कि बॉबी से बिल्कुल भी सहन नहीं होता और वह तुरंत ही दवाई मांगने लगता है। लेकिन एरिक उसे दवाई देने से मना कर देता है, क्योंकि प्लान का हिस्सा नहीं था। इससे प्लान फेल हो जाता। तभी इतने में मैग्नेट की पावर कई गुना बढ़ जाती है। इसके बाद पहले तो एरिक का पेसिंग वाला सारा सामान खींचता है और फिर चेयर के साथ वह भी खींच जाता है और एमआरए मशीन में घुसकर फोल्ड होकर क्रस्ट हो जाता है। इतने में बॉबी के हाथ दवाई लग जाती है, जिसे इंजेक्ट करके वो रिएक्शन रोक देता है और राहत की सांस लेता है। लेकिन तभी इतने में वेंडिंग मशीन से स्प्रिंग निकलकर सीधा बॉबी के सर में जाकर घुस जाती है और बेचारा बॉबी भी मारा जाता है। वेंडिंग मशीन इस तरह से मौत का रूप लेकर आएगी, ये तो सोचा ही नहीं था। लेकिन अब आप यह सोच रहे होंगे कि आखिर एरिक क्यों मारा गया? वह तो ब्लड लाइन का हिस्सा था ही नहीं। वेल, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह डेथ के काम के बीच में आ रहा था, और जो भी डेथ का काम खराब करने की कोशिश करता है, डेथ उसे भी नहीं छोड़ता। खैर, हावर्ड और उसके बच्चे तो खत्म हो गए थे और अब डार्लिन और उसके बच्चों की बारी थी। शुरुआत डार्लिन से ही होनी थी, तो क्या सोचती है कि अपनी माँ की तरह सेम कैबिन में खुद को आइसोलेट कर लूंगी, और जब तक वह जिंदा रहेगी मौत उसके बच्चों को भी नहीं छू सकती। आइडिया तो सही था, लेकिन वह अकेले जाने की बात करने लगती है, जिस पर स्टेफनी का कहना था उसकी जान को खतरा है, डेथ कभी भी उसे मार सकता है, सो कवर देने दोनों उसके साथ चलेंगे, और डार्लिन मान भी जाती है। इसी दौरान बुक से वही पेनी कॉइन निकल कर गिर जाता है, जिसे एक लेडी उठाकर अपने पास रख लेती है। इतने में तीनों कैबिन के लिए रवाना हो जाते हैं कि तभी अचानक सामने से एक लॉगिन ट्रक गुजरता है, जिससे टकराने से वह बाल बाल बचते हैं। खैर, फिर जैसे तैसे वह सब कैबिन तक पहुंच जाते हैं, लेकिन डार्लिन के कैबिन में घुसने से पहले ही डेथ अपने स्टाइल में पूरा कैबिन ही उड़ा देता है, जिससे डार्लिन घायल हो जाती है। चार्ली मलबे के नीचे दब जाता है और स्टेफनी ट्रक सहित पानी में गिरकर डूबने लगती है। डार्लिन चार्ली को मलबे से तो निकाल लेती है, लेकिन उसके तुरंत बाद एक मलबे के नीचे आकर वह खुद मारी जाती है। बेचारे चार्ली के पास अफसोस करने का भी टाइम नहीं था, क्योंकि अब उसे तुरंत अपनी बहन को बचाना था, जो कि ऑलमोस्ट डूब गई थी। जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से वह स्टेफनी को पानी से निकाल कर बाहर लाता है और उसे तुरंत सीपीआर देकर उसकी लाइफ वापस ले आता है, और तब जाकर फाइनली दोनों चैन की सांस लेते हैं, क्योंकि स्टेफनी को न्यू लाइफ मिलने से वो डेथ के घर से बच गए थे। सो डेथ अभी स्टेफनी को नहीं मार सकता था, और जब वो जिंदा रहेगी तो डेथ चार्ली को भी नहीं मार सकता। फिर इसके एक हफ्ते बाद चार्ली की ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है और स्टेफनी उसकी कोट की जेब में गुलाब लगा रही थी कि तभी कांटा चुभने से उसकी उंगली से खून निकल आता है और उसे डिजॉल्व जैसी फीलिंग आती है कि ऐसा पहले हो चुका है प्रीमोनिशन में। तभी दूसरी तरफ हम उसी लेडी को देखते हैं जो कि सामान लेते वक्त वही पेनी कॉइन गलती से गिरा देती है। फिर वो कॉइन लुढ़कता हुआ ट्रैक में जाकर अटक जाता है और ये सेम बिल्कुल वही
सीन है जो कि फिल्म की स्टार्टिंग में हमने देखा था। तभी रेड कलर की कार भी वहाँ से गुजरती है और ये सब एक लाइफ और डेथ के साइकिल को दर्शाता है। खैर, इधर दोनों को एक शॉकिंग बात पता चलती है। डेथ असल में डूबने के 5 मिनट बाद ही काउंट होती है, लेकिन चार्ली स्टेफनी को तो 1 मिनट में ही रिवाइव कर दिया था। मतलब वो बस बेहोश हुई थी, मरी नहीं थी। यानी कर्स अभी भी एक्टिव है। तभी स्टेफनी सेम रेड कलर की कार नोटिस करती है। तभी इतने में पटरी से उतरकर ट्रेन उन्हें कुचलने आती है, जिससे वो फिर ही बच जाते हैं। लेकिन यह ट्रेन असल में एक लॉगिंग ट्रेन थी और उन लॉग से ही कुचलकर दोनों मारे जाते हैं। इसी के साथ यह फिल्म यहीं पर दी एंड हो जाती है। टेक्निकली अब सिर्फ जेबी की डेथ बची है और उसे तो दिखा भी नहीं सकते, क्योंकि जेबी का रोल करने वाले एक्टर तो रियल लाइफ में गुजर चुके हैं। यह उनकी लास्ट फिल्म थी। तो दोस्तों, ये थी फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स की कहानी। ये फिल्म आपको डराने के साथ साथ सोचने पर भी मजबूर करती है, क्या हम सच में अपनी किस्मत से बच सकते हैं? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इस फिल्म का कौन सा सीन सबसे ज्यादा पसंद आया। और अगर आपको हॉरर और थ्रिलर फिल्में पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम हर हफ्ते आपके लिए लाते हैं नए वीडियो जो आपको डराने के साथ साथ एंटरटेन भी करते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रोमांचकारी कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे हॉन्टेड।